हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर गुड। आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा एंड टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, in which I'll tell you the whole process of IELTS and for visa stamping and visa collection, visa stamp and the agent which are trusted। चार लोगों के मैसेज आए थे कि भाई हमें आइल्स के बारे में बताओ। मेरे पास इंस्टा पे डीएम आया था कि भाई हमें अपनी आइल्स मतलब आपका क्या प्रोसेस रहा उस चीज़ के बारे में सारा बताओ। तो भाई ये वीडियो बना दी है, छोटी वीडियो है, देखना एंड तक देखना, एक भी चीज़ मिस मत करना, आपको बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें सुनने को मिलेगी। एंड भाई जो मेन चीज़ है, हमें किसी के फेक एजेंडाज पे ट्रस्ट नहीं करना जो कि लोग बोलते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि भाई ये 20 लाख रुपए में, 30 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में जो भी मतलब हमारा बिल्कुल सही तरीका है जाने का टू स्टडी अब्रॉड, हमें उसी को फॉलो करना है जैसे मतलब सब बच्चे करते हैं और जैसे मैंने किया। और अगर हम कोई जैसे बोलता है हम 5 लाख में बाहर भेज देंगे, 10 लाख में भेज देंगे, तो उन सब पे विश्वास करके अपने पैसे ख़राब मत करना, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। एंड सेकेंडली मेक श्योर करना किसी मतलब ऐसे एजेंट के पास जाओ जो तुमसे जो थोड़ा जैसे मैंने बताया आईडीपी। एंड सेकंड पे जहाँ से मैंने अप्लाई किया था वो एक कैनम कंसल्टेंट है उसका नाम, एंड उसके ऑफिस हर जगह है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आई गेस उसके 20-23 ऑफिस है, हर एक स्टेट में है। मैंने किया था दिल्ली से अप्लाई जो कि कैनॉट प्लेस में है, एंड उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी सर्विस दी थी। मतलब एक एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से समझाई थी। एंड ये कोई मतलब मैं वैसे नहीं बता रहा कि भाई उनका ऐसा कुछ नहीं है, बट जेनुअनली उनका मतलब उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हर चीज़ मेरे को समझाई छोटी छोटी। मेरे को लाइक छोटे से भी मतलब लिटिल टू लिटिल डाउट भी होता था तो मैं एनी टाइम उनके पास कॉल कर लेता था। सबसे पहले तो मतलब एक मेरे सर थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, उनका नाम है रकम सर। एंड सेकेंडली उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी टू फाइंड माई कॉलेजेस एंड कोर्स इन विच आई विल डू माई डिप्लोमा देयर। एंड और भाई जो मतलब एक उसके बाद मतलब जैसे उनका स्टेप बाय स्टेप होता है, कुछ प्रोसेस होता है। एंड सेकंड नंबर पे मतलब तो मेरा केस उनके पास हैंड ओवर हुआ। देन उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताई रिलेटेड टू वीज़ा, हाउ कैन वी पे आर फीस एंड जीआईसी एंड एवरीथिंग। वही सबसे पहले आती है बारी आइल्स की, आपको आइल्स कैसे देना है। इसका एक ही प्रोसीजर है, जैसे हम ऑनलाइन अपने इस पर डेट्स देख के स्लॉट बुक कर सकते हैं idp.iels.com पे। और इसका मतलब बहुत छोटा प्रोसेस है, लाइक ये आप सब ने सुना ही होगा और देखा भी होगा, और मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की है जो मैं मतलब आपको बता रहा हूँ। इसके मतलब जैसे बोलते हैं बहुत टफ एग्ज़ाम है या कुछ है, भाई टफ है भी और नहीं भी है। पढ़ने वालों के लिए बहुत इजी है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते उनके लिए टफ है, और जो एवरेज है उनके लिए एवरेज ही एग्ज़ाम है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरा क्लियर हुआ है, थर्ड टाइम में क्लियर हुआ है। क्यों भाई ये सच है, क्यों झूठ बोलना। तो भाई पहली बारी में मैंने दिया था करनाल, तो उसमें मेरा रीडिंग और लिसनिंग में मेरे 5.5 बैंड आए थे। एंड सेकंड टाइम मैंने दिया था दिल्ली में, उसमें मेरे सिर्फ रीडिंग में 5.5 आए थे। एंड थर्ड टाइम में मेरे ऑल ओवर 6,777 बैंड आए थे, सॉरी 7,666 बैंड आए थे थर्ड टाइम में। एंड ये सब मिथ है कि भाई तुम्हें आइल्स का एग्ज़ाम कहीं और से दो, पंजाब से दो, अमृतसर, जलंधर, ये कुछ नहीं है। कोई बहुत सारे बोलते हैं मतलब कि मोगा से दो। अब जैसे मैं जिस कोचिंग सेंटर में सबसे पहले जाता था, उन्होंने मेरे को बोला, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम उनसे क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला तुम हमसे कोचिंग लो एंड देन उसके बाद तुम ना एग्ज़ाम अपना मोगा का फिल करना। मोगा इज़ अ सिटी इन पंजाब। एंड उन्होंने मेरे को बोला कि भाई वहाँ पे थोड़ी बहुत इजी चेकिंग होती है, वो कुछ नहीं बोलते, चीटिंग करने देते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, जो जो भी जहाँ रहता है वो वहाँ एग्ज़ाम दे सकता है। और भाई तो भाई जैसे आपका आइल्स क्लियर हो जाता है, आइल्स क्लियर होते ही मतलब आपके ओवरऑल हर एक मॉड्यूल में 6 बैंड आते ही ओवरऑल आपके 6 आने चाहिए। ये वाला स्कोर आते ही आप अप्लाई कर सकते हो अपना वीज़ा फॉर कनाडा। मतलब उसकी आप जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी कंप्लीट करो। मतलब जिस बच्चे को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उनको पीटी, उनका अलग प्रोसीजर होता है सारा, तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ कनाडा के लिए। तो भाई जैसे मेरा आइल्स मैंने थर्ड टाइम में मेरा क्लियर हो गया, मेरी टीआरएफ आ गई।
तो भाई मैं गया, मतलब मैंने सर्च किया पहले तो, मतलब आईडीबी पे जाऊँ या कहाँ जाऊँ, तो आईडीबी मेरे घर के पास नहीं था, तो मैं गया कैन नॉट प्लेस कैनम पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो भाई वहाँ मैं गया, उनके साथ मैंने डिस्कस किया, एक दो क्लासेस ली थी, मतलब उन्होंने मेरे को बताया लाइक कि भाई तेरे को किस फील्ड में जाना है, हम तेरे को उसी फील्ड में आगे गाइड करेंगे, एंड क्या आपको कोर्स लेना है, कैसा कॉलेज लेना है। तो भाई एक होता है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आइल्स होने के बाद जस्ट उसके बाद हम किसी एजेंट के पास जाते हैं, तो वो हमें बताता है कि भाई, मतलब हम पहले उसको बताते हैं कि भाई हमें ये कोर्स करना है, आप इसमें कॉलेजेस अवेलेबल बता दो, मतलब इन माय प्रोविंस जहाँ पे हमें रहना होता है उसके नियर बाय। तो भाई थर्ड थिंग है कॉलेजेस हो गया आपका, सबसे पहले आपकी आइल्स होगी, फिर कॉलेजेस हो गया, एंड थर्ड पे आपका कोर्स सेलेक्ट हो गया। तो भाई आपका कोर्स कॉलेज सेलेक्ट होते ही आपका जो भी कंसल्टेंट होगा या एजेंट होगा, वो आपका अप्लाई कर देगा ऑफर लेटर। वो आपके कॉलेज के पास आपकी डिटेल्स भेज देगा, लाइक अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो या ट्वेल्थ के बाद जा रहे हो, आप अगर ट्वेल्थ के बाद जा रहे हो जैसे मैं जा रहा हूँ, तो वो आपके पास ट्वेल्थ की मार्कशीट भेजेगा, कॉलेज के पास हमारी मार्कशीट भेजेगा, एंड देन कॉलेज विल डिसाइड दे विल गिव अस एडमिशन और नॉट। तो भाई उनके ऊपर डिपेंड होता है वो हमें एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो भाई जैसे मैंने दो कॉलेजों में अप्लाई किया था, एक फैनशा कॉलेज जो लंदन में है, और एक भाई सैनिका कॉलेज जो टोरंटो में है। तो भाई जो ये फैनशा कॉलेज था उसकी फ़ीस थी मेरी 6800 एप्लीकेशन फ़ीस, एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर पेड, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस पेड होती है। और भाई कुछ कॉलेजों की होती है फ्री एप्लीकेशन फ़ीस, एंड जिस टाइम मैंने अपनी सैनिका की एप्लीकेशन फ़ीस देखी थी उस टाइम वो फ्री थी, तो मैंने उनसे अप्लाई करवा दिया था अपने कोर्स में। एंड भाई उसके बाद जो प्रोसीजर है वो है कॉलेज के हाथ में है कि भाई वो आपका एडमिशन देता है नहीं देता है, लाइक आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक ट्वेल्थ के बाद आपने आइल्स दी एंड देन आपने कॉलेज में अप्लाई कर दिया। तो भाई कॉलेज आपके पास विद इन वीक और 2 वीक्स में आपके पास मेल भेज देता है। मेरे को दोनों कॉलेज ने फर्स्ट टाइम ही ऑफर लेटर दे दिया है, टच वुड। एंड भाई फिर जैसे मेरे को फैनशो कॉलेज जहाँ मेरे को रहना था उससे काफ़ी दूर पड़ रहा था, वो लंदन में था, तो मेरे को वहाँ रहना था। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को सैनिका में पढ़ना है, और वो टोरंटो में है, मतलब उसका कैंपस ऑल ओवर बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेजेस में आता है, टॉप 10 कॉलेजेस में आता है कनाडा के। तो भाई मेरा सैनिका कॉलेज में मैंने येस करके रहे थे, तो उन्होंने उनको येस, मतलब कॉलेज की तरफ से मेल आई कि दैट वी आर एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, ब्ला 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 कुछ ऐसा। तो भाई इसके बाद उनका जो प्रोसीजर होता है ये ख़त्म हो जाता है, मतलब कॉलेज ने हमें ऑफर लेटर भेज दिया, एंड विद इन 28 डेज हमें उसकी 50% फ़ीस पे करनी होती है। कॉलेज के पास हमें 50% फ़ीस भेजनी होती है कि भाई वो हमारी सीट रिज़र्व कर देंगे। तो भाई मैंने भी ऐसे ही किया था कुछ, जैसे सब बच्चे करते हैं। जैसे कॉलेज से ऑफ़र लेटर आया मेरा, तो मैंने अपने घर पे डिसाइड करके अपने फैमिली वालों से मतलब बात करके क्या कुछ है, तो भाई मैंने डिसाइड कर दिया कि मेरे को सैनिका में एडमिशन लेना है। एंड देन मैंने मतलब अपनी फ़ीस डिपॉजिट करा दी, जैसे मेरे को जाना ही था तो मैंने अपनी मतलब, क्योंकि मेरा मेन डे की था, एंड मैंने उसमें अपनी पूरी मतलब 1 साल की करा दी थी पूरी फ़ीस डिपॉजिट। एंड भाई सबसे तो आता है फ़ीस का एजेंडा। फ़ीस डिपॉजिट होती है थ्रू थर्ड पार्टी, जो भी आपका कंसल्टेंट होगा उनका किसी थर्ड पार्टी से टाई अप होगा। जैसे हम कंसल्टेंट है, इनका किसी थर्ड पार्टी से टाई अप था जो कि थी मुंबई में, एंड जिसका नाम था फ्लाईवायर। एंड मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स का इसी कंपनी से टाई अप होता है, आई थिंक सो, बाकी मेरे को इतना मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ में। एंड भाई उसके बाद उनका टाई अप होता है, तो हम यहाँ से अपनी फ़ीस भेजते हैं, मतलब थर्ड पार्टी के पास जो कि है मुंबई में, जिसका नाम है फ्लाईवायर, एंड वो उसको कन्वर्स करके विद इन 1 वीक पहुंचा देती है हमारे कॉलेज के पास। देन तो हमारे पास कॉलेज की मेल आ जाती है कि भाई हमारे पास आपकी फ़ीस रिसीव हो गई है, एंड देन यू विल स्टार्ट द अदर प्रोसेस। तो भाई जैसे फ़ीस होने के बाद तो मैंने अपनी जीआईसी पे की। जीआईसी में हमारे $10,000 जाते हैं, तो उसका भी कुछ अलग ही प्रोसीजर है। जैसे अगर हम, वो हमारी मर्ज़ी होती है, हम जैसे वहाँ बहुत सारे बैंक है जो, मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हीं 2 बैंकों में अपना वहाँ पे जीआईसी का अकाउंट ओपन करवाए, जो कि है स्कोशिया और सीआईबीसी। इन दोनों की वहाँ पे हर जगह ब्रांचेज़ है, मतलब बस तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई मैंने भी सीआईबीसी में अपना अकाउंट ओपन करवाया था जीआईसी का, एंड उसमें मेरे $10,000 तो मेरे यहाँ के गए थे फॉर माई जीआईसी, एंड $150 फॉर ओपनिंग माई अकाउंट देयर। तो भाई ये हुआ था, ये मैटर था सारा इसमें जीआईसी का।
तो भाई GIC भी जैसे विद इन 14 डेज आपका ऑफर लेटर आ जाता है। आफ्टर दैट 1 वीक और एक हफ्ता या 10 दिन में आपका जी वो फीस का प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो जाता है, कॉलेज की फ़ीस का। एंड देन 10 या 12 दिन में आपकी GIC कंप्लीट हो जाती है, आपके पास मतलब तीनों कन्फर्मेशन आती है कि भाई आपकी तीनों चीज़ कंप्लीट हो चुकी। तो भाई ऑफर लेटर हो गया, कॉलेज की फ़ीस होगी, GIC होगी। इसके बाद आता है प्रोसेस हमारा वीज़ा का, हमें वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो भाई वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस है, उससे पहले हमें एक मेडिकल कराना पड़ता है जिसका नाम है अपफ्रंट मेडिकल, जो होता है एक मतलब टू स्टडी अब्रॉड। मतलब उसमें ये होता है कि भाई आपको कोई मतलब कोई डिसीज़ नहीं है, मतलब लाइक ऐसी एक फॉर्मेलिटी होती है, उसका नाम है अपफ्रंट मेडिकल। जो कि मतलब कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होता है, तो उन्हीं के पास जाके हमें कराना होता है। ये कुछ चार्जेबल होता है, 6000 या 7000, मेरे 7000 लगे थे जिस हॉस्पिटल में मैं गया था। और वो हॉस्पिटल था राजौरी गार्डन में, मैक्स हॉस्पिटल। उसमें मेरे 7000 लगे थे अपफ्रंट मेडिकल के। एंड भाई दूसरी चीज़, मेडिकल के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते ही हमें अपने कंसल्टेंट को बताने कि भाई हमने मेडिकल करा लिया, अब बताओ। तो वो हमें बोलेंगे भाई अब आप हमारे पास आ जाओ, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर दें। उससे पहले कुछ छोटी छोटी फॉर्मेलिटी होती है, जैसे एक हमें ऐसा मतलब हमें वो साइज़ बताते हैं, कुछ सेंटीमीटर्स बताते हैं, हमें उसी साइज़ की एक फ़ोटो चाहिए होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। वो हमें अपने वीज़ा में अप्लाई करनी होती है, मतलब वीज़ा में वो डालते होंगे, कुछ होगा उनका प्रोसीजर। तो भाई मैं अपने मेडिकल के बाद तो मैं अपने कंसल्टेंट के पास गया। तो मैं सुबह गया था उनके पास, तो उन्होंने मेरे से सारी चीज़ डिस्कस की। उन्होंने मेरे से एक एक चीज़ मतलब जैसे जब वो हमारा वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें एक एक चीज़ पूछते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे, वो हमें पूछ पूछ के एक एक प्रोसेस करते कि भाई ऐसा। तो भाई मतलब जैसे हमें देखना है, जैसे मेरा 2 साल का डिप्लोमा है, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। जैसे 2 साल का डिप्लोमा है, उसके बाद हमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं, मतलब वो बहुत ईजी होते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। एंड ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद वहाँ से वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो हमारी जो भी IRCC का हमारा पोर्टल बन जाता है IRCC पे। तो भाई पोर्टल की हमारे पास वो आ जाता है, ID पासवर्ड आ जाता है। एंड देन हम मतलब उसको हम भी ऑनलाइन खोल के देख सकते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन कहाँ तक गई है। तो भाई वो अप्लाई करने के बाद मेरे पास विद इन 8 और 9 डेज़ में मेरे पास मेल आ गई थी कि भाई इस वेन्यू पे आपके बायोमेट्रिक्स होंगे। मतलब वो तो एक ही वेन्यू होता है जहाँ पे सब बच्चों के बायोमेट्रिक्स होते हैं, जो भी मतलब बाहर जाते हैं। वो VFS ग्लोबल है, आप सबको पता ही होगा। VFS ग्लोबल है, दिल्ली में कैनॉट प्लेस में। तो भाई वहाँ पे मतलब हर एक कंट्री का ऑफिस बना हुआ है अलग, जहाँ पे मतलब कुछ भी तुम्हें उस कंट्री से मतलब उस कंट्री में जाना, उसकी भी कुछ मतलब कुछ पूछना है उनसे कि भाई हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, सारा प्रोसीजर वो बता देते हैं। तो वहीं पे कनाडा का था भाई, वहाँ पे गए हम। फिर भाई वहाँ पे जाने के बाद जैसे मैंने अपना बायोमेट्रिक दे दिया, वो वहाँ पहले मतलब हमें 2-3 मिनट बाहर वेट किया, फिर उसके बाद हमारी अंदर अपॉइंटमेंट आ गई। फिर अंदर जाके भाई अपने बायोमेट्रिक दे दिए, और भाई अपना भाई मेरे पास नेक्स्ट डे मेल आई कि भाई आपका बायोमेट्रिक्स कंफर्म हो गया है। तो बायोमेट्रिक का ही फंडा हो गया ख़त्म। तो भाई 8 दिन में मेरी एग्जैक्ट 8 दिन में मेरा बायोमेट्रिक्स का आ गया था कि भाई यू हैव पास योर बायोमेट्रिक्स एग्ज़ाम, जो भी होता है मतलब बायोमेट्रिक्स मेरा ओके हो गया था 8 दिन के अंदर। एंड देन IRCC का पोर्टल होता है, उसमें जैसे हमारे मतलब जैसे ऑप्शन लिखे होते हैं, जैसे हमने जो पहले अपना मेडिकल करवाया था वो 1-2 दिन में उसके अंदर अपलोड हो जाता है। तो उसके अंदर आ जाता है लिखा हुआ कि भाई योर मेडिकल हैज़ बीन अपडेटेड हेयर। सो भाई जैसे मेरा मेडिकल अपडेट हुआ था, ऐसे ही मेरा विद इन 10 डेज़ में मेरा वो बायोमेट्रिक्स भी ऐसे ही अपडेट हो गया। उसमें उसमें मेरे 2 ऑप्शन टिक हो गए थे। एंड देन भाई थर्ड चीज़ है जो कि है पासपोर्ट सबमिशन की। तो मेरे पास एक दिन मेल आती है कि हमने डिसाइड कर लिया है, हम आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। तो आप हमारे पास अपना पासपोर्ट सबमिट करा दो, एंड हम आपको उस पर लगा के दे देंगे। अगर आपका वीज़ा आएगा तो भाई हम उस पर स्टैम्प कर देंगे, अगर नहीं आएगा तो भाई हम आपको ऐसे ब्लैंक दे देंगे। तो भाई मैं गया, तो मेरा पासपोर्ट सबमिशन की डेट थी मेरे पास 29 दिसंबर को मेरे पास मेल आई थी कि भाई अपना पासपोर्ट सबमिट कर दो। तो भाई भगवान की दया से मेरा वीज़ा बहुत जल्दी आ गया था। मैंने 9 दिसंबर को अप्लाई किया था, एंड 29 को लगा लो, मतलब जब आपके पास ये मेल आ जाती है ना कि भाई आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करने दें, इट मीन्स आपका वीज़ा 100% आ गया है। तो भाई जैसे हम गए, मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट कर दिया वहाँ पे। एंड भाई उस दिन मेरे साथ थोड़ा बहुत मतलब
आप सोच भी नहीं सकते, कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया था। शायद मैंने उस टाइम मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊंगा, इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ताकि आप सब भी अवेयर रहो इस चीज़ के बारे में। हमें वहाँ पे अपना पासपोर्ट, मैं अपना पासपोर्ट ले गया हुआ था एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में। तो वहाँ पे कम से कम मतलब 1000-2000 बच्चे आते जाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ का वहाँ पे बहुत रश रहता है। तो जैसे हम अपना स्कैन हो रहे थे, वहाँ पे जो स्कैनर्स होते हैं साइड में, तो उसमें मैंने अपना फ़ोल्डर रख दिया। तो भाई बाय चांस एक लड़की ने मेरा वहाँ से फ़ोल्डर उठा लिया, मतलब उसने अपने फ़ोल्डर के साथ साथ गलती से मेरा फ़ोल्डर भी उठा लिया। तो भाई मेरा मतलब आई वो शॉक्ड भाई, मेरा कहाँ मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। और एंड मैं जिसके साथ गया था वो विक्रांत भाई थे जो मेरे साथ गए थे। तो भाई हमने वहाँ पे मेरी 12:10 की अपॉइंटमेंट थी दोपहर की। तो भाई हमने अपना 3 घंटे मतलब 3 घंटे अपना पासपोर्ट ढूंढा, हमें नहीं मिला वहाँ पे। मतलब हम हर कंट्री के कैबिन में गए कि भाई किसी ने गलती से उठा तो नहीं लिया। मतलब बहुत मैं शायद आपको मैं बोल भी नहीं, पासपोर्ट ना मिलता तो मैं आज कनाडा ना जा रहा होता। पर टच वुड भगवान की दया से भाई मिल गया मेरा पासपोर्ट। एंड पासपोर्ट मेरा मिला जैसे मैंने उनसे मतलब जो वहाँ पे वो होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, कौन से होते हैं वो, CRPF या CISF होते हैं मेरे को। तो वहाँ पे भाई जो वो थे विक्रांत भाई थे, उनका कोई नोन था वहाँ पे, वो इंस्पेक्टर लगे हुए थे। तो उनके थ्रू मतलब हम OVFS ऑफिस की रिकॉर्डिंग हम वहाँ पे चेक नहीं कर सकते कैमरास की। तो भाई उनका जो नॉन था उनके थ्रू हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग चेक की। तो फिर उस लड़की ने मतलब जिसने उठाया था वो देखा हमने कि भाई वो फ़ोटो उठा के कौन सी कंट्री के कैबिन में गई है। एंड देन हम उसकी कंट्री के कैबिन में गए। उसके बाद वहाँ से उसकी डिटेल्स ली कि भाई इतने बजे तुम्हारे पास ये लड़की आई थी। तो उसकी डिटेल दी, उसका फ़ोन नंबर दिया। फिर वहाँ से हम कैनॉट प्लेस से हम 10 किलोमीटर दूर जाके अपना पासपोर्ट लेके आए। फिर भाई मैंने 5 बजे अपना पासपोर्ट सबमिट किया। तो भाई बहुत गलती हो गया, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी चीज़ें, मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था, अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखा करो। मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ था, मतलब सही में मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या मैं उस टाइम फील कर रहा था। लाइक हम ऐसे पागल हो गए थे, मतलब ऐसे चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे हम वहाँ पे इतने सारे लोगों के आगे कि भाई किसी के पास पासपोर्ट तो नहीं आ गया गलती से। एंड बहुत गलत चीज़ हुई थी ये। बाकी भाई अपना ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीज़ों का। और भाई बाय ये पासपोर्ट सबमिशन हो गया था मेरा अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया अच्छे से तो क्या ही हुआ भाई। उसके बाद आती है मेरे पास 28 को मैंने पासपोर्ट सबमिट कर दिया, सॉरी 29 को मैंने पासपोर्ट सबमिट कर दिया। एंड देन मेरे पास मेल आती है 8 जनवरी को कि भाई मतलब हमने आपका डिसीज़न दे दिया, आप अपना पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आ जाओ। तो भाई मैं गया, मैं उनके साथ विक्रांत भैया के साथ ही गया था। तो भाई वहाँ गए हम, तो हमने अपना पासपोर्ट देखा। पासपोर्ट बोला पासपोर्ट पे कुछ वीज़ा नहीं, स्टैंप नहीं। बोला पासपोर्ट पे कुछ वीज़ा नहीं, स्टैंप नहीं। भाई मैं वीज़ा मैंने पासपोर्ट भैया को दे दिया, मैं इस पे तो है ही नहीं, हाँ मेरा तो रिफ्यूज़ल आ गया। भाई साहब मतलब आप लोग सोच नहीं सकते, उन्होंने लास्ट 3rd पेज पे मेरा वीज़ा स्टैम्प कर रखा था। मतलब आगे के मेरे कम से कम 10 पेज खाली पड़े थे, लास्ट 3rd पेज पे उन्होंने मेरा वीज़ा स्टैम्प किया हुआ था। फिर मेरे को वहाँ जाके मतलब देखा, वो शुक्र है आ गया। तो भाई ऐसा कुछ हुआ था मेरा वीज़ा का प्रोसेस सारा। मतलब बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस हुए। तो भाई उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा आ गया वीज़ा स्टैम्प हो गया, हमारे पास पासपोर्ट आ गया। उसके जस्ट बाद जो VFS का ऑफिस है उसके साइड में बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो हमें जाना है वहाँ पे भाई मत्था टेकने, क्योंकि भगवान की दया से अपना आ गया वीज़ा। हम उधर ही गए थे, जैसे विक्रांत भाई का भी आया था, आपने ब्लॉग में देखा होगा, उनका वीज़ा आया था। उसके बाद भी हम वहाँ पे मत्था टेक के आए। जब मेरा वीज़ा आया तभी भी, जो वो युवराज का आया तभी भी, जब प्रशांत का आया तभी भी। तो भाई मतलब भगवान का तो हमने नाम लेना चाहिए, जो पहली बार में भगवान की दया से हमारा वीज़ा आ गया है विदाउट एनी रिजेक्शन। सो भाई उसके बाद वीज़ा आ गया। जैसे मैंने भाई घर पे आके अपनी फैमिली वालों को दिखाया, तो भाई बहुत खुश हो गए। एंड बहुत ही खुश हो गए यार, मतलब बहुत अच्छा लगा उन्हें भी। उसके बाद भाई वीज़ा आने के बाद, स्टैम्प होने के बाद, हमें क्या करना है, हमें करनी है अपनी फ़्लाइट। मेरा जैसे 9 जनवरी को आ गया था मेरा वीज़ा, तो मैंने फ़ेब के मिड में मतलब 15 या 14 को अपनी 15 या 16 को अपनी मैंने फ़्लाइट बुक करवा दी थी। वो हमें मतलब थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, मतलब आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी करा सकते हो, मेक माई ट्रिप एंड कहीं भी, मतलब सेम प्राइस मिलते हैं। तो भाई जैसे हमने अपनी फ़्लाइट करा दी थी, तीनों ने बुक करा दी थी। तो भाई
फ़्लाइट बुक होने के बाद और कुछ प्रोसेस होता ही नहीं, उसके बाद अपनी पैकिंग की सारा प्रोसेस होता है जो मैंने आपको व्लॉग में दिखा दिया। एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है अपनी भाई, सारी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह लेके जाना, हर एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बना के लेके जाना अपने भाई, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अच्छे से कैरी करना अपने साथ। और भाई मैं आपको एट लास्ट यही बोलना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ किसी भी के मतलब किसी के भी ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि कोई भी आपका कब पागल बना जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आजकल बहुत स्कैम हो रहे, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब आप लोगों को खुद ही बता देते हो अपने बारे में, आपको पता नहीं चलता कब आप बता जाते हो। और भाई ये कुछ मैटर था अपना वीज़ा का सारा प्रोसेस, आइल्स वील्स का भाई, सब कुछ भगवान की दया था अपना सही निपट गया भाई। अब अपना कनाडा की तैयारी हो रही है भाई, बढ़िया ओके सिस्टम हो रहा है सारा, अब चले जाएंगे। तो आपको भाई वहाँ जाके भी अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाया करेंगे, वहाँ जाके सारे चीज़ दिखाएंगे भाई। जैसे हमारा बीच में एक जगह है, वो स्टॉप है हमारा, लेओवर है, तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे, मतलब हमारा लेओवर है भाई, वो बहुत अच्छी कंट्री है, तो आपको दिखाएंगे आगे के ब्लॉग्स में क्या कुछ मैटर है। तो भाई ये कुछ मैटर था, बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। एंड कुछ आपको पूछना हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, कोई चक्कर नहीं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, ओके। राम राम भाई।